नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा छठी के भूगोल विषय के सत्र में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पाठ 4 मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। प्राकृतिक भूगोल। हमारा यह पाठ मौसम और जलवायु प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। यह पाठ पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थी मौसम और जलवायु के बीच अंतर बताना जानते हैं और मौसम के विविध घटकों की जानकारी बता सकते हैं। भारत के निम्न स्थानों पर 10 जून के दिन वातावरण की स्थिति इस प्रकार है और इस तालिका के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला जो क्रमांक है उसमें हमें कोच्चि शहर की जानकारी मिलती है। यह शहर भारत के केरल राज्य में है। समय है दोपहर के 12:30 बजे और वातावरण कैसा है वहां का? बादल छाए हुए हैं। भारत का दूसरा शहर भोपाल, यह मध्य प्रदेश में है और यहाँ भी समय वही है दोपहर के 12:30 बजे, लेकिन वातावरण में अंतर है। वातावरण यहाँ कैसा है? यहाँ कड़ी धूप फैली हुई है। और तीसरा हमारा शहर है मसूरी, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। समय वही दोपहर 12:30 बजे, लेकिन यहाँ का वातावरण भी अलग है। ठंडी हवा और हल्की धूप खिली हुई है। अब जो नीचे के प्रश्न हम देखते हैं कि किस स्थान पर सूखने के लिए डाले हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे? कारण सहित बताओ। अब 3 शहरों में है, हमने कपड़े सूखने के लिए डाले हैं, तो किस जगह पर कपड़े जल्दी सूखेंगे ये बताना है। दूसरा प्रश्न है किस स्थान के कपड़े देर से सूखेंगे और क्यों? और तीसरा प्रश्न है इन स्थानों के वातावरण की स्थिति सदैव ऐसी ही रहेगी अथवा उसमें बदलाव आएगा। देखते हैं आगे इसका क्या समाधान हमें मिलता है। यह है भारत का मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश में भोपाल। यहाँ पर वातावरण कैसा था? यहाँ कड़ी धूप फैली हुई है, तो गीले कपड़ों में स्थित पानी जो है वो जल्दी ही भाप में बदल जाएगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे। धूप तेज है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। यह है हमारा भारत देश और यह है भारत देश में हमारा कोच्चि, जिसे कोचीन पहले कहा जाता था, इसे अब कोच्चि हम कहते हैं। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी बंदरगाह है, यानी ये समुद्र के किनारे स्थित है। जैसा कि हम इसके नक्शे में भी इसकी स्थिति हम देख रहे हैं, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में नहीं, अरब सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर हवा कैसी है? बदरीली हवा है। बदरीली है मतलब बदरा छाए हुए हैं। बदरा कहते हैं बादल को, तो बदरा छाए हैं यानी हवा बदरीली है। इसका मतलब क्या है? बादल छाए हुए हैं और हवा में धूप नहीं है, क्योंकि बादल जो है वो सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, तो वातावरण में धूप नहीं है। इसका मतलब क्या है? अभी अभी वर्षा काल प्रारंभ हुआ है, तो इसका परिणाम क्या होगा? हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होती है। बारिश के मौसम में हम देखते हैं हवा में नमी अधिक होती है, इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। यह है हमारा भारत देश और भारत देश के भोपाल से और भारत के अन्य स्थानों से कर्क रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा हम सब जानते हैं, हमने इसके पहले के पाठ में अध्ययन किया है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, भारत से गुजरती है। अब देखते हैं हम, मसूरी यह शहर उत्तराखंड में है और कर्क रेखा के उत्तर में है। अब कर्क रेखा के उत्तर में होने का क्या परिणाम होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से उत्तर की ओर यदि हम देखें तो तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ती हैं, इसलिए क्या है, वहां गर्मी कम होती है क्योंकि वहां सूर्य की ऊष्मा कम मिलती है। और पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश होने से हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा और हल्की धूप के कारण कपड़ों के सूखने में अधिक समय लगता है। अलग अलग प्रकार के हम मौसम देख रहे हैं। उष्णता है, कहीं पर सूर्य की तेज प्रखर धूप है, कहीं पर हवा बिल्कुल सूखी हुई है और कहीं हवा तेज बह रही है। इन सभी स्थितियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और हम देखते हैं कि इस प्रकार वातावरण में भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। सदैव एक जैसा वातावरण नहीं रहता। मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम, ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अब मौसम क्या है? किसी स्थान की विशिष्ट समय पर होने वाली वातावरण की अल्पकालीन स्थिति को मौसम कहते हैं। यानी अभी हमने देखा इसके पहले के प्रश्नों में कि कुछ समय के लिए कुछ स्थितियां रहती हैं, वो स्थितियां परमानेंट नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती हैं। इस स्थिति को हम मौसम कहते हैं। मौसम के घटकों का हमारे दैनिक व्यवहारों तथा जीवन पद्धति पर प्रभाव पड़ता है। अभी हमने बात की मौसम की। आप भी कभी कभी इस तरह से बातें करते होंगे आपस में कि आज सुबह कितनी ठंडी थी। कभी हम कहते हैं, बाप रे, दोपहर में कितनी गर्मी लग रही थी। तो कभी ऐसे वाक्य हम सुनते हैं, अरे आज तो दोपहर में अचानक बरसात हो गई, तड़के बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, शाम के समय तो बादल छा गए थे। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया है, तो उस दिन हमने जरूर ये कहा होगा कि रात में कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई थी, हवा के भी मस्त झोंके चल रहे थे। ये क्या दर्शाते हैं? यह हम हर एक स्थिति में थोड़े समय के लिए स्थिति रहती है, क्योंकि हमने क्या कहा, सुबह ठंड थी लेकिन दोपहर में गर्मी थी, शाम के समय बादल छा गए थे। यानी दोपहर, सवेरे, शाम, रात, ये अलग अलग समय हैं और अलग अलग समय की अलग अलग स्थितियां हैं। और ये स्थितियां कैसी हैं? अल्पकालीन स्थितियां हैं, और इन्हीं अल्पकालीन स्थितियों को हम मौसम कहते हैं। अब देखते हैं कि जनवरी से दिसंबर यानी साल के पूरे 12 महीने, इस संपूर्ण वर्ष की कालावधि में सामान्यतः कौन सी ऋतु किस महीने में आती है? गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु और सर्दी की ऋतु। मोटे रूप में हम ये तीन मुख्य ऋतुओं की बात करते हैं। तो गर्मी की ऋतु में कौन कौन से महीने हैं? यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ये जो 4 महीने हैं मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु के महीने माने जाते हैं, या गर्मी की ऋतु होती है इन महीनों में। इसके बाद आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यह मुख्य रूप से बरसात के महीने होते हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यह मुख्य रूप से शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु के महीने होते हैं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और आपको रात को, देर रात में या सवेरे हम जब जल्दी उठते हैं तो हल्की सी ठंड का एहसास होता है। दिसंबर में ठंडी ज़्यादा होती है, जनवरी में बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ठंडी
कम होने लगती है मकर संक्रांति के बाद। मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को। वर्षा काल में हम कौन से विशेष कपड़े पहनते हैं? वर्षा काल में हम रेनकोट पहनते हैं, जिससे हमारे अंदर के कपड़े भीगते नहीं हैं और पानी से, बारिश से हमारा बचाव होता है। ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं, कंटोप पहनते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, ऊनी ग्लव्स पहनते हैं। अब मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती कि हमें ग्लव्स पहनने की नौबत आए, लेकिन भारत के कई राज्यों में, उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहाँ पर हाथों में ग्लव्स, दस्ताने पहने जाते हैं। महीन सूती वस्त्रों का उपयोग मुख्यतः किस ऋतु में किया जाता है? फटाफट आप बता दोगे, मुझे पता है, गर्मी की ऋतु। प्रत्येक ऋतु की विशिष्ट कालावधि होती है। वर्ष के लगभग उसी कालखंड में हम उन ऋतुओं का अनुभव करते हैं, इन ऋतुओं को महसूस करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 महीने हैं ये विशेष काल हैं, यानी इन 4 महीनों में हमें गर्मी का अनुभव होता है। उसी तरह से हम देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में हमें बारिश का अनुभव होता है। तो मौसम की जो ये दीर्घकालीन स्थिति होती है, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक, 4 महीने का लंबा अंतराल है, तो लंबे समय तक जब किसी मौसम की स्थिति बनी रहती है, उस औसत स्थिति को ही उस प्रदेश की जलवायु कहते हैं। शीत और शुष्क जलवायु, गर्म और नम जलवायु अथवा गर्म और शुष्क जलवायु। मौसम वैज्ञानिक किसी प्रदेश के मौसम का कई वर्षों तक निरीक्षण, अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन द्वारा उस प्रदेश के मौसम की औसत स्थिति निश्चित की जाती है। अब हम देखते हैं मौसम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वृष्टि। इसमें से शायद कुछ शब्दों से तुम परिचित हो और कुछ शब्द तुम लोगों से अपरिचित हैं। शब्द भी तुम्हें शायद नहीं जानते हैं और तुम भी इन शब्दों को नहीं जानते हो। तो चलो अब इन मौसम के घटक जो हैं, जो नए नए शब्द आए हैं, इनसे हम परिचय प्राप्त करते हैं। पहला घटक हमने देखा था तापमान। गर्म हुए भूपृष्ठ के सानिध्य में जो हवा होती है वह गर्म हो जाती है। इसके पश्चात हवा की ऊपरी परतें क्रमशः गर्म होती जाती हैं। जब सूरज की प्रखर किरणें भूपृष्ठ यानी धरती पर पड़ती हैं तो वह भूपृष्ठ यानी धरती का वह हिस्सा, जमीन का वह हिस्सा गर्म हो जाता है और उस हिस्से के आसपास उसकी संगत में जो भी वहाँ पे हवा रहती है वह हवा भी गर्म हो जाती है। तो हवा की एक परत गर्म होती है, फिर दूसरी परत गर्म होती है, इस तरह वहाँ की पूरी हवा धीरे धीरे गर्म हो जाती है। यानी जब हवा गर्म होती है तो उस क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बाप रे आज कितनी गर्मी लग रही है। और आप समाचार में सुनते होंगे कि आज फला क्षेत्र में वहाँ तापमान 40 डिग्री रहा, कहीं पर तापमान 34 डिग्री है, कहीं 42 डिग्री है। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो तापमान अधिक होता है। जैसा मैंने बताया था, भूपृष्ठ को सूर्य से ऊष्मा मिलती है और इस ऊष्मा के कारण भूपृष्ठ गर्म होता जाता है। अब इसके बाद हम देखें कि तापमान और किन किन स्थितियों पर निर्भर करता है। तो पहला हमने देखा कि सूर्य की ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव होते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि यदि हम पृथ्वी का ग्लोब देखें और उसमें हम ये देखें विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या हम देखते हैं कि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान कम होते जाता है। जैसे जैसे हम
विषुववृत्त से कर्क रेखा और कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर और मकर रेखा से हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यानी अंटार्कटिका की तरफ। तब क्या होता है, ध्रुवों की तरफ तापमान कम होने लगता है, यानी ठंडी बढ़ती जाती है। अब क्यों ठंडी बढ़ती है? हमने पिछले पाठों में देखा था कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, इन तीनों के बीच ही सूर्य की किरणें सीधी और थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। जैसे ही हम कर्क रेखा और मकर रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, जिससे उन क्षेत्रों में सूर्य की ऊष्मा कम मिलती है और तापमान कम होता जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का तापमान कम होता जाता है। हम एक उदाहरण देखते हैं कि अब जहां भी आप जानते हो, पानी जो है सबसे निचले स्थान पर अपनी जगह बना लेता है। आप यदि कहीं किसी जगह पर खड़े रहो और उस जगह पे पानी यदि हम एक दो बाल्टी पानी यदि हमने डाल दिया, तो जहां पर थोड़ा गड्ढा होगा या गहरा नीचा जमीन की थोड़ी सी गहरी होगी जमीन, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है जाकर। यानी पानी यदि किसी जगह पर इकट्ठा है तो वह उस स्थान की सबसे निचली सतह होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम, ये समुद्र की सतह है, अब हमारी धरती पर हम जानते हैं कि 71% जो है ये पानी ही है, महासागर है। तो ये जो सागर है, जहां तक सागर है मतलब वहां पे जमीन नहीं है। जैसे ही हम सागर से थोड़ी ऊंचाई की ओर चलते हैं, तो जैसे जैसे हम समुद्र से ऊंचाई पे चलते जाते हैं, वैसे वैसे हवा का तापमान कम होते जाता है। समुद्र लेवल पर हवा का तापमान अधिक होता है, यानी समुद्र के किनारे आप देखोगे तो अक्सर वहां पर जो है वहां के जो प्रदेश हैं वहां पर उमस अधिक होती है। अगला मुद्दा है वायु दाब, हवा का दबाव। वायु दाब मतलब, वायु आप जानते हो, दाब मतलब दबाव, यानी हवा का दबाव। यह है हमारी पृथ्वी का ग्लोब। पृथ्वी अपने अक्ष पर सतत घूमती रहती है और पृथ्वी के चारों ओर हवा की मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो हवा की जो इतनी मोटी परत है, ये हवा की मोटी परत पृथ्वी पर दबाव डालती है। हर चीज में हर चीज का वजन होता है, और जिसका भी वजन होता है उसका दबाव होता है। हम लोग कहते हैं हवा बहुत हल्की होती है, लेकिन हल्की होती है मतलब वजन है, तभी हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि हवा हल्की है। तो हल्की, जब भी किसी चीज में वजन है तो वो उस चीज का दबाव पड़ता है। तो वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायुमंडल का पृथ्वी की सतह पर निरंतर दबाव पड़ते रहता है, और इसे ही हम कहते हैं वायु दाब। हवा के दाब को वायु दाब कहते हैं। सी लेवल पे यानी भूपृष्ठ के समीप वायु दाब अधिक होता है, और जैसे जैसे हम समुद्र से ऊंचाई की तरफ चलते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ चलते हैं, तो हवा का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ऊंचाई के अनुसार वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है। और इस हम देखते हैं
तापमान में होने वाले अंतर के कारण भी वायुदाब में परिवर्तन आता है। भूपृष्ठ के समीप अभी हमने देखा कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां पर सूर्य की प्रखर ऊष्मा पहुंचती है और तापमान अधिक होता है। जहां तापमान अधिक होता है तो उससे क्या होता है कि जब तापमान अधिक होता है तो वहां की हवा भी गर्म हो जाती है। जब चीज हवा गर्म होती है, गर्म होने से हवा हल्की होती है और हल्की होती है और गैस वो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वार्म एयर, और ये एयर ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि गर्म जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने पर वो ऊपर चली जाती है। अब जब हवा उस स्थान से ऊपर चली गई तो वहां पे क्या हुआ, हवा कम हो गई उस स्थान पर, और जिस स्थान पर हवा कम हुई तो जब हवा कम हो गई तो हवा का दबाव भी कम हो गया। अब उसमें क्या होता है कि जिस स्थान पे ठंडी हवा है, ठंडी हवा जो होती है वो वजन में भारी होती है, उसका वजन ज्यादा होता है। अब हम देखें कि जब यहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ चली गई और ये स्थान खाली हो गया तो जो ठंडी हवा है, वजनदार हवा है, वो तुरंत ये खाली हवा की जगह बहने लगती है, दौड़ने लगती है। जैसे अभी हम क्लास में खड़े रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और कुछ बच्चे एक कोने से भाग जाएं तो वो क्या होगा, वो कोना खाली हो जाएगा। जैसे ही वो कोना खाली होता है दूसरे बच्चे दौड़ के उस कोने में अपना स्थान जगह बना लेते हैं, अपना जगह बना लेते हैं। तो उसी तरह जब हवा गर्म होती है, गर्म होने पर हल्की होती है और हल्की होकर हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो वहां पे क्या होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। और जहां पर हवा का दबाव अधिक है वहां से हवाएं तुरंत कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बहने लगती हैं। तो इस तरह से वायुदाब में परिवर्तन होते रहता है। किस कारण? तापमान के कारण। और यह परिवर्तन क्षैतिज समानांतर दिशा में होता है, जिससे हवा का पवन में रूपांतरण होता है। अभी हमने एक शब्द और पढ़ा है कि मौसम के घटकों में पवन भी एक घटक है। तो पवन क्या है अभी हम देखेंगे आगे। पवन हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में बहने लगती है, इसे ही हम पवन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और जैसे ही कम वायुदाब का क्षेत्र इस धरती पृथ्वी पर बनता है, अधिक वायुदाब की हवाएं जो है उस क्षेत्र से हवाएं तुरंत बहने लगती हैं कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ। तो जब हवाएं बहने लगती हैं तो इसे हम पवन कहते हैं। और वायुदाब के अंतर पर पवन की गति निर्भर करती है। यदि वायुदाब का अंतर अधिक होगा तो पवन की गति तेज होगी, पवन जो हवा जो है तीव्र गति से बहेगी। तो कभी कभी हवा बहुत तेज गति से बहती है, तब क्या होता है, हम सब जानते हैं जब हवा बहुत तेज गति से बहती है तो तूफान आता है। और अभी हमने 3-4 महीने पहले जून जुलाई के महीने में हमने मुंबई में भी ऐसे तूफान की चर्चा सुनी थी। और ये जो हवाएं हैं ये क्षैतिज दिशा में बहती हैं, क्षैतिज या इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल, आड़ी रेखा। तो हवाएं जो हैं वो आड़ी बहती हैं, आड़ी दिशा में बहती हैं, क्षैतिज समानांतर दिशा में बहती हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये बिल्कुल नया शब्द है बच्चों हमारे लिए, है ना। आप ये शब्द पहली बार पढ़ रहे हो तो इसका बहुत ही लेकिन आसान सा अर्थ है। हम सब जानते हैं कि हवा में पानी की वाष्प होती है। हवा में के कई घटक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक घटक है हवा का, हवा में अन्य गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हवा में उसी तरह पानी की वाष्प भी होती है। वहाँ पानी की वाष्प यानी पानी की मात्रा होती है, पानी की, और पानी मतलब नमी होती है। और ये जो पानी की वाष्प है, जल वाष्प है, ये अदृश्य होती है। हवा भी अदृश्य होती है, हवा हमें दिखाई नहीं देती, हम हवा को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह हवा में पानी की वाष्प होती है,
ये भी अदृश्य होती है, ये भी हमें दिखाई नहीं देती। यह अदृश्य जल वाष्प जो है उसकी मात्रा थोड़ी मात्रा है, यानी जल वाष्प थोड़ी है या जल वाष्प ज्यादा है। यह जो अदृश्य जल वाष्प की मात्रा है यही आर्द्रता कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। कभी हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो कभी हवा में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। तो हम कहते हैं कि आज हवा में आर्द्रता हवा की बढ़ गई है या हवा की आर्द्रता कम हो गई है। तो संक्षेप में यदि हम कहें, सरल भाषा में हम कहें तो वातावरण में स्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नमी कितनी है इसी हिसाब को, इसी गणना को आर्द्रता कहते हैं। अब आर्द्रता के बारे में यदि हम बात करें तो हम सब इससे परिचित हैं। आपको ये शब्द भले आपके लिए नया है लेकिन हम सब इससे परिचित हैं। कैसे? तो वायु की नमी से हमें बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? स्वास्थ्य के लिए वायु में कुछ अंश जल वाष्प का होना बहुत आवश्यक है। हवा की नमी से पेड़ पौधे अपनी पत्तियों द्वारा जल प्राप्त कर लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, कुम्हला जाती हैं, और जब आप उनकी जड़ों में पानी डाल देते हो तो वो पत्तियां फिर से खिल जाती हैं। तो यदि हवा में नमी, अच्छी खासी नमी रहती है तो हवा की नमी से पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो जल ग्रहण कर लेती हैं। हवा में नमी अधिक रहने से हमें प्यास कम लगती है। आपने देखा होगा ठंडी का मौसम होता है या बारिश का मौसम होता है तो हमें प्यास कम लगती है। यानी हवा में इस मौसम में, इसका मतलब आप समझ जाओ, हमें प्यास कम लग रही है मतलब हवा में नमी अधिक है। तो हमें किस मौसम में कम प्यास लगती है? गर्मी के मौसम, बारिश के मौसम में। ठंडी के मौसम में हमें कम प्यास लगती है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है? हमें प्यास ज्यादा लगती है। हम ज्यादा बात करते हैं तो भी हमारा गला सूखने लगता है, और वैसे भी उसमें हमें थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती रहती है। ऐसा लगता है कि होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, चलो थोड़ा पानी पी लें। तो जब भी हमें प्यास अधिक लगे तो आप समझ जाओ कि हवा में नमी कम हो गई है, और जब हमें प्यास कम लगे तो ये हम समझ जाएंगे कि हवा में नमी अधिक हो गई है। शुष्क हवा में प्यास अधिक लगती है। सूखी हवा में, हवा में नमी कम होती है या नमी नहीं के बराबर होती है तो हमें प्यास अधिक लगती है। वृष्टि, यहां पर हम देख रहे हैं जल चक्र। सूर्य की गर्मी से समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होती है, समुद्र के पानी के ऊपर की हवा, और वह भाप बनकर ऊपर जाती है। ऊपर पहुंचने पर हवा ठंडी हो जाती है और उस हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं वह पानी की बूंदें बरस जाती हैं। यह वृष्टि का एक रूप है। बारिश, वृष्टि, वर्षा, ये बहुत सारे नाम हैं इसके। जैसे वृष्टि में बहुत सारी चीजें समाहित हैं। क्या क्या चीजें समाहित हैं वृष्टि में वो हम देखेंगे। हवा में स्थित वाष्प का पानी और हिम में रूपांतरण होता है और उनका पुनः पृथ्वी पर आना वृष्टि कहलाता है। यानी बारिश तो हम सब ने देखी है, और कई बार आसमान से ओले पड़ते हैं, हम लोग बोलते हैं आज ओला पड़ रहा है, या स्नोफॉल होता है, तो इसे हम वृष्टि कहते हैं। यानी वर्षा, हिमपात, स्नोफॉल जिसे हिंदी में हिमपात कहा जाता है, हिमपात और ओला ये सब वृष्टि के ही रूप हैं। यानी पानी के रूप में जब बरसते हैं तो इसे हम बरसात कहते हैं, वर्षा कहते हैं। जब बर्फ के रूप में
मोटे मोटे बर्फ के गोले गिरते हैं तो उसे कहते हैं ओला गिरना, ओला पड़ना। और जब यही जल वाष्प जो होती है, ये हवा में स्थित जो वाष्प होती है, वो जब एकदम रुई के फाहो जैसी बर्फ गिरती है, एकदम नरम नरम बर्फ गिरती है एकदम, तो उसे हम कहते हैं हिमपात या स्नोफॉल। कई बार बारिश चक्रवाती तूफानी रूप में होती है, कई बार बहुत हल्की बारिश होती है। तो वर्षा, हिमपात, ओला, ये सब वृष्टि के रूप हैं। ये हम देख रहे हैं हिमपात यानी स्नोफॉल। पहाड़ी पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई पर, यह शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर है, और शिमला में यह हिमपात होते हुए। इसी तरह हम ये देख रहे हैं यूरोप का एक शहर जहां पर हिमपात हो रहा है, स्नोफॉल होता हुआ। ये हम देख सकते हैं कश्मीर में स्नोफॉल। तो इस तरह ये हम देखते हैं कि जब ये बर्फ जो है बहुत हल्की फुल्की रूप में गिरती है, लगातार पानी की जगह बर्फ गिरती है, लेकिन ये बर्फ ऐसे मारक नहीं होती है, इससे चोट नहीं लगती, ये बहुत हल्की फुल्की रहती है, तो इसे हम हिमपात कहते हैं। जब यही बर्फ मोटे मोटे गोलों के रूप में, जैसे कई बार ये जितने आलू के साइज के उतने आकार के, या कई बार उससे छोटे भी, या मटर के दानों के आकार के ऐसे ठोस बर्फ गिरती है, तो वो उससे चोट भी लग सकती है, तो उसे हम कहते हैं ओला पड़ना। तो मौसम कैसा है, यह अलग अलग समय के अनुसार बताया जाता है। तो जलवायु जो है ये दीर्घकालीन परिस्थितियों के अनुसार बताई जाती है। मौसम में सतत परिवर्तन होते रहता है और हमें आसानी से मालूम पड़ जाता है, वो सहजता से हमें उसका अनुभव होता है। और जलवायु में होने वाले परिवर्तन दीर्घकाल के बाद होते हैं और वे सहजता से उनका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो जलवायु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जलवायु के मुख्य घटक हैं अक्षांशीय स्थितियां, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से समीपता, सागरीय धाराएं, पर्वत श्रेणियां और भूमि के प्रकार। स्थानीय हवाएं, ये सारी जो चीजें हैं ये जलवायु के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, घटक हैं। इनके बारे में हम आने वाले पाठों में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। मैं कौन हूं? मैं निरंतर परिवर्तित होती रहती हूं। कौन हूं मैं, बताओ? मैं हूं हवा। मैं सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती हूं। जलवायु, मैं जल बिंदुओं का घना रूप होती हूं। हिम, मैं वातावरण में वाष्प के रूप में होती हूं। आर्द्रता, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।